सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके एसएसटी का यानी कि सामाजिक विषय का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में ये पूरा का पूरा चैप्टर आज कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 10 चैप्टर है आपके एसएसटी में और आज ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का। अगर अभी तक आपने शुरू से हिस्ट्री से लेकर के ज्योग्राफी से लेकर के अभी तक अगर नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, तो आप लोगों को सारे क्लासेस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपके आठों सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। आप सारे क्लासेस को पढ़िए, मास्टर क्लास को देखिए। और अगर ये जो पूरा पीडीएफ आप देख रहे हो सारे के सारे अगर लिखे हुए आपको हमारे हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए हर विषय का, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हो दोस्तों, तो ऐप को डाउनलोड करने से सबसे अधिक सुविधा ये है कि आप लोगों को सारे विषयों की क्लासेस वहां पर मिलेंगी। कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता है यूट्यूब की तरह। इसके अलावा सारे विषयों के आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज के भी जो पीडीएफ होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो अलग से आपको वो सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पैसे आपके बच जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ऐप में सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के नोट्स हाथों से लिखे हुए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाती है। तो ये सारी सुविधा आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में मिलेगी। और अगर आपको ऐप को डाउनलोड करने के बाद कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7705 95 45 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस नंबर पर कांटेक्ट करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल का ऑफिशियल नंबर है। आपको जानकारी लेकर के आप आगे की सारी चीजें वहां से कर सकते हैं ऐप में और अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीज तो पता ही है कि टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल लगातार आपके लिए मेहनत करते आ रहा है। पिछले 4 सालों से 4 साल कंप्लीट हो गए, 5 साल लग चुका दोस्तों, 5वां चल रहा है। तो इस तरीके से आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे और आपकी जो डीएलएड की तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर करवाते रहेंगे। तो बने रहिए चैनल से और सारे के सारे वीडियोस को भी देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट आ रहा है हमसे पूछते रहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और आज ही ये समाप्ति भी हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी लास्ट में मैं फिर से एक बार ऑफिशियल नंबर बता दूंगी चैनल का, अगर आपने नहीं नोट किया है कहीं तो चलिए अब अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आप लोग का सारा एसएसटी का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ऑलरेडी सारे विषयों को मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले से ही, तो उन वीडियोस को भी आप देखना शुरू कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आंकड़ों का प्रदर्शन एवं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। दोस्तों, सांख्यिकी होता क्या है? देखिए, महान राजनीतिज्ञ चाणक्य ने सांख्यिकी की उपयोगिता का वर्णन करते हुए अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है तथा उसमें लिखा है कि किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए या किसी भी राज्य के सुचारू रूप से प्रबंधन के लिए एक राजा को अपने राज्य की जनसंख्या पता होनी चाहिए, वहां की साक्षरता पता होनी चाहिए, आमदनी पता होना चाहिए और उनका जीवन स्तर क्या है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम उनके लिए विकास की योजनाएं बना पाएंगे, अलग अलग पॉलिसीज जो होती हैं वो बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए हमारे देश में हर 10 साल पर जनगणना की जाती है और उसमें साक्षरता और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको लेकर के हम जनगणना करते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या जब अच्छे से हमें पता होगी और उसमें कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, इन सब की जानकारी जब हमें होगी तो हम उस राज्य की जो प्रबंधन वाली चीजें हैं, जो उसके लिए योजनाएं हैं, वो अच्छे से बना पाएंगे। फिर उसके बाद आती है साक्षरता। अब कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, ये भी जब पता होगा तो हम क्या करेंगे। अगर हमें पता होगा ये चीज कि हमारे देश में साक्षर लोगों की कमी है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं है, तो हम शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करेंगे और अधिक अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आएंगे, जैसे कि मिड डे मील योजना हुई, इस तरीके की योजनाएं, लड़कियों के लिए कन्या सुमंगला योजना, इस तरीके की योजना की जिससे लड़कियों को लोग और पढ़ाएं और साक्षर बनाएं। तो इस तरीके की योजनाएं सरकार लेकर के आएगी। तो उसके लिए सरकार को जानकारी होनी चाहिए ना कि कितनी औरतें हैं या कितने आदमी हैं जो निरक्षर है, जो पढ़े लिखे नहीं है।
तो उनको साक्षर बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला सकती है। तो इस तरीके की चीजें किससे बदलती हैं, सांख्यिकी से, जब हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं। फिर है आमदनी। हमारे देश में कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है, किस किस प्रकार की बेरोजगारी है हमारे देश में, इस तरीके की चीजें भी हमें सांख्यिकी से ही पता चलती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों देखिए, जीवन स्तर क्या है, यानी कि कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं या अपर मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं, कितने लोग बहुत धनी हैं। ये सारे आंकड़े भी जो है ये भी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और कितने गरीब लोग हैं, उसी के अनुसार क्या करती है सरकार, योजनाएं लाती है। और कोशिश यही होती है सरकार की कोई भी देश में भूखा ना सोए, सभी के लिए पॉलिसीज इसीलिए बनाई जाती हैं कि सभी लोगों तक जो राशन है, जो फ्री का राशन सरकार देती है, वो सभी लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंकड़े होते हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सांख्यिकी चैप्टर है ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर ये हमारे पास कोई जानकारी नहीं रहेगी तो हम कोई काम कैसे कर पाएंगे। तो सरकार के पास भी जब ये आंकड़े इकट्ठा होते हैं, जब संख्या इकट्ठी होती है, तो सरकार उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, योजनाएं लेकर के आती है। जैसे कि जब सरकार ने आंकड़े इकट्ठा किए, सरकार को पता चला कि जो गांव में लोग हैं वो गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। तो गांव से शहर की तरफ जो भीड़ है वो ना आए, इसके लिए क्या किया सरकार ने मनरेगा योजना लाई। मनरेगा योजना से क्या हुआ कि कम से कम 100 दिन का जो रोजगार है वो अपने गांव में ही मिल जा रहा है। जैसे कि नहर की खुदाई हुई या सड़क बन रही है तो उसमें लोगों को रोजगार दे दिया गया, अपने ही गांव में लोग रोजगार कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो बाहर नहीं जा रहे हैं, शहरों में जाकर के भीड़ नहीं बढ़ा रहे हैं, और अपने घर परिवार को भी समय दे रहे हैं, अपने घर परिवार के कामों को भी कर ले रहे हैं, और साथ ही साथ रोजगार भी कर ले रहे हैं, अपना नौकरी भी कर ले रहे हैं। तो ये इस तरीके की योजना सरकार देखते हुए इस तरीके की योजनाएं लेकर के आ रही है कि जो गांव में है लोग वो शहरों में ना पलायन करें, बल्कि गांव में ही उनको रोजगार दे दिया जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार अलग अलग चीजें, जब उसके पास आंकड़े होते हैं तभी सरकार क्या कर पाती है, योजनाएं बना पाती है। अब देखिए, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला, सांख्यिकीय आंकड़ों के लिए, तथा दूसरा, सांख्यिकीय विधियों के लिए। वास्तव में सांख्यिकी शब्द जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक तथा लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय राज्य अथवा सरकार से होता है। डॉक्टर बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, गणना का जिसमें गणना की जाती है। बॉडिंगटन के अनुसार, बॉडिंगटन ने क्या कहा है, सांख्यिकी आकलनों और संभाविताओं का विज्ञान है। अब सांख्यिकी या माध्य के प्रकार, सांख्यिकीय माध्य के प्रकारों में सबसे पहले है समांतर माध्य, या जिसे हम मध्यमान कहते हैं, मीन। फिर है मध्यांक, मीडियन। फिर है बहुलक, मोड। तो चलिए एक एक के बारे में, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले समांतर माध्य या मध्यमान क्या होता है। देखिए, समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सरल माप होती है। मध्यमान को अंक गणित औसत, अर्थमेटिक एवरेज भी कहा जाता है। मध्यमान ज्ञात करने के लिए समूह के सभी आंकड़ों को जोड़कर समूह के आंकड़ों की संख्या से भाग दिया जाए तो यही मध्यमान की प्राप्ति होती है। अब समांतर माध्य की गणना हम कैसे करते हैं। देखिए, यदि आंकड़े अव्यवस्थित हों तो ऐसे आंकड़ों का मध्यमान हम निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2016 में ये प्रश्न पूछा गया, मध्यमान बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर जो एम है वो मध्यमान को दर्शाता है, और सिग्मा एक्स समूह में जितने भी उपस्थित आंकड़े हैं उनका योग दर्शाता है, और एन आंकड़ों की जो संख्या है समूह में वो दर्शाता है। अब देखिए मध्यांक पर आते हैं। मध्यांक क्या होता है। देखिए, मध्यांक किसी आरोही अथवा अवरोही रूप में व्यवस्थित आंकिक श्रृंखला का वह स्थानीय मूल्य है जिसके ऊपर तथा नीचे आंकिक श्रृंखला के आधे आधे अंक रहते हैं। H.E. गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर मध्यांक बराबर n+1/2, और जहां n आंकड़ों की संख्या होती है, यहाँ पर एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। मध्यांक m = n+1/2। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं 7, 11, 10, 6, 7। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हम इनको लगा लेंगे। तो यहाँ पर 2 बार 6 है तो 6 6 यहाँ पर लिख लिया, फिर 7 7, फिर देखिए 10 2 बार है तो 10 10 लिख लिया, फिर उसके बाद 11। अब ये आरोही क्रम में लग गया। अब इन आंकड़ों का
हम मान निकाल लेंगे। ये कितने हैं इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल है कितने, तो आंकड़ों की संख्या है 7, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अब मध्यांक बराबर n प्लस 1/2, तो यहाँ पर 7 प्लस 1/2, तो ये 8/2 कितना आ गया, 4 आ गया। अतः चौथा पद अंक 7 की ही श्रेणी का मध्यांक होगा, यानी कि जो मध्यांक है वो क्या निकल के आया, 7 निकल के आया। ठीक है, अब आते हैं बहुलांक पर। बहुलांक बहुत बहुत आसान है, इसमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। बहुलांक मतलब बहुत बार, जो बहुत बार आया होगा आंकड़ों में वही होगा बहुलांक। जैसे बहुलांक किसी अंक वितरण में वह मान होता है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है। तो गिलफोर्ड के अनुसार किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो उसे हम बहुलांक कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से बहुलांक की गणना कीजिए। तो देखिए 7 9 5 7 6 1 5 9 12 9 15 17 18 9। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 9 संख्या यहाँ पर आई है, फिर उसके बाद यहाँ भी आई है, फिर यहाँ भी आई है और फिर यहाँ भी आई है। टोटल आप देखोगे जो 9 है वो 4 बार आया है, जबकि 7 देखिए यहाँ पर 1 2 बस 2 बार ही आया है। फिर यहाँ पर अगर हम और भी किसी संख्या को देखेंगे तो और भी कोई संख्या आपको इस तरीके की नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, उपरोक्त दिए गए अव्यवस्थित आंकड़ों में निरीक्षण करने पर पता चलता है कि उपरोक्त आंकड़ों में 9 अंक की बार बार आवृत्ति हुई है, अर्थात सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हुई है। अतः नियमानुसार उपरोक्त आंकड़ों का जो बहुलांक होगा वो क्या होगा, 9 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बहुलांक हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आप लोगों का चैप्टर है समांतर माध्य और सांख्यिकी जो है ये खत्म हो गया, सांख्यिकी चैप्टर आप लोगों का। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स को पढ़ डालिए और सारे विषयों के आप क्लासेस को देखिए, क्लासेस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, सारे विषयों के मास्टर क्लासेस को भी देखिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछिए। और अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए जैसा मैंने कहा तो उसके लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और नंबर फिर से मैं बता दे रही हूँ 7705 95 45 49, इसी नंबर पर आप लोगों को कांटेक्ट करना है और इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स को परचेज करके और अपनी तैयारी को और बेहतर बना लीजिए, क्योंकि 4th सेमेस्टर जो है लास्ट सेमेस्टर है और इसमें जितनी मेहनत आप करोगे आपकी मेहनत उतनी ही रंग लाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम है आपके पास अपना जो रिजल्ट है उसको अच्छा बनाने की। अगर आपने अभी पिछले 3 सेमेस्टर में अच्छे नंबर नहीं लाए हैं आप, तो कोशिश करिए कि 4th सेमेस्टर में आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के, ताकि जो ओवरऑल आपका नंबर है, परसेंटेज है डीएलएड का, वो बढ़िया बने। और ये चीज आप लोगों को समझ में तो अब आ ही गई है कि डीएलएड ही प्राथमिक के लिए मान्य है और डीएलएड के बच्चे हमेशा प्राथमिक में कहीं भी पूरे देश में फॉर्म भर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अभी से अपनी जो मेरिट है उसको अच्छा बनाइए, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी बेहतर करिए। और आपने डीएलएड अब समझिए लगभग खत्म ही कर लिया है, बस आपको 4th सेमेस्टर का पेपर ही अब देना है। तो इसके लिए आपको 4th सेमेस्टर की तैयारी और बेहतर करनी है। फिर आगे आपके यूपी टेट, सुपर टेट भी है जिसकी तैयारी आपको करनी है। लेकिन अगर आपके डीएलएड में अच्छे नंबर बने रहेंगे तो मेरिट आप लोगों को पता है कि 40% आपकी मेरिट होती है और 60% आपका सुपर टेट होता है। तो 40% ये तो आपने जो मेहनत की होती है हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में और अपने बीटीसी या डीएलएड में, वो आपकी मेहनत रंग लाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एकेडमिक है, अगर अब आपके हाथ में केवल डीएलएड ही बचा है तो इसको और अच्छा बना लीजिए आप। एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, एक एक नंबर पर बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं। तो इसलिए अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप शिक्षक बनने का जो सपना है उसको तभी पूरा कर पाओगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे विषयों को अच्छे से पढ़िए और एग्जाम के लिए आप लोगों को अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। 4th सेमेस्टर के लिए मेहनत करिए, 4th सेमेस्टर को क्लियर करिए दोस्तों। तो सारे विषयों को पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल का ऑफिशियल नंबर है 7705 95 45 49। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। कोई भी डाउट कहीं भी हो तो हमसे पूछते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय दोस्तों।